नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की एक छिपी हुई 3D दुनिया के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्पेस में एटम्स की सिर्फ जगह बदलने से एक फायदेमंद दवा जहर में बदल सकती है। जी हाँ, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की फैसिनेटिंग दुनिया है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, बल्कि एक पहेली से। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स हों जिनका केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम हो, मतलब उनमें एक जैसे ही एटम्स हों, लेकिन इसके बावजूद वो असल में दो बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल्स हों? सुनने में अजीब लगता है ना? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये सब कुछ एटम्स के अरेंजमेंट यानी उनकी जमावट का खेल है। मान लीजिए, बनाने की सामग्री तो वही है, पर अगर उसे अलग अलग तरीके से जमाया जाए तो नतीजा भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जगह पर मानो लॉक हो गए हों और आसानी से घूम नहीं सकते। ये आइसोमरिज्म तब देखने को मिलता है जब कार्बन एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड होता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक मजबूत ताले की तरह काम करता है। ये एटम्स को अपनी जगह पर टिकाए रखता है और उन्हें घूमने से रोकता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है सिस मैलिक एसिड और ट्रांस फ्यूमरिक एसिड। अब देखिए, सिस का मतलब है एक ही तरफ, तो सिस मैलिक एसिड में ये जो COOH ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर हैं, और ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट या विपरीत, तो ट्रांस फ्यूमरिक एसिड में यही ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पर हैं। है ना, कितना छोटा सा फर्क, लेकिन बस इसी से ये दो एकदम अलग कंपाउंड बन जाते हैं। अच्छा, पर जब मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब सिस या ट्रांस सिस्टम से काम नहीं चलता। तब हम इस्तेमाल करते हैं EZ सिस्टम का। ये प्रायोरिटी पर बेस्ड है। अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक ही तरफ हैं तो ये है Z फॉर्म। ये जर्मन शब्द zusammen से आया है, जिसका मतलब है एक साथ। और अगर वो ऑपोजिट साइड्स पर हैं तो ये E फॉर्म है, जो एंटेगेन से आया है, जिसका मतलब है विपरीत। चलिए, अब उन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिनमें घूमने और मुड़ने की पूरी आज़ादी होती है। इन्हें कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो ये कन्फर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग रूप होते हैं। ये तब बनते हैं जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशन होता है, मतलब वो घूमता है। ध्यान दीजिए, यहां कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा, बस मॉलिक्यूल अपनी पोस्चर बदल रहा है। ईथेन इसका सबसे अच्छा और सरल उदाहरण है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे जैसे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड घूमता है, ये लगातार दो मुख्य आकारों के बीच बदलता रहता है, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। ये साइकिल हमें दिखाता है कि हर 60 डिग्री के घुमाव पर अणु एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलता है। तो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में फर्क क्या है? देखिए, इक्लिप्स्ड रूप में एटम्स एक दूसरे के ठीक सामने आ जाते हैं। इससे एक तरह का तनाव पैदा होता है जिसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। वहीं स्टैगर्ड रूप में एटम्स एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर होते हैं, जिससे तनाव कम होता है, एनर्जी भी कम होती है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। ये इन आकारों को सीधे सीधे उनकी एनर्जी से जोड़ती है। इस ग्राफ में देखिए, जो शिखर यानी पीक्स हैं वो हैं अनस्टेबल, ज्यादा एनर्जी वाली इक्लिप्स्ड अवस्था, और जो घाटियां या ट्रॉफ्स हैं वो है स्टेबल, कम एनर्जी वाली स्टैगर्ड अवस्था। हर मॉलिक्यूल हमेशा कम एनर्जी वाली अवस्था यानी घाटी में ही रहना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों से असल में फर्क क्या पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे फर्क हमारी हकीकत को बदल देते हैं। क्या आकार में इन छोटे मोटे बदलावों का सच में कोई मतलब है? क्या इनसे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पर कोई खास असर पड़ता भी है या नहीं? अरे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, सिस मैलिक एसिड 130 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, वहीं ट्रांसफ्यूमेरिक एसिड को पिघलाने के लिए चाहिए पूरे 300 डिग्री, मतलब 170 डिग्री का जबरदस्त फर्क। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है पैकिंग। जो ट्रांस आइसोमर है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, मतलब उसका आकार ऐसा है कि वो क्रिस्टल में बहुत अच्छे से एकदम टाइट पैक हो जाता है, और इस मजबूत पैकिंग को तोड़ने के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और ये स्लाइड एक केमिकल फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। सिस मैलिक एसिड में दोनों एसिड ग्रुप एक ही तरफ हैं, तो जब इसे गर्म करते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपस में रिएक्शन करके मैलिक एनहाइड्राइड बना लेते हैं। लेकिन ट्रांस आइसोमर ये काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके ग्रुप्स रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे से बहुत दूर हैं।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि आकार कितना ज्यादा मायने रखता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि आकार ही सब कुछ है। चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस असर को और बड़े पैमाने पर समझते हैं। विज्ञान में कुछ रिएक्शंस होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप रिएक्शन में जो मटेरियल डाल रहे हैं उसका आकार ही यह तय करेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आकार कैसा होगा। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। पहले रिएक्शन में देखिए, जब सिस 2 ब्यूटीन ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स का 50-50 मिक्सचर मिलता है। लेकिन दूसरे रिएक्शन में जब ट्रांस 2 ब्यूटीन उसी ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। सोचिए, रिएक्शन वही है, बस शुरुआती आकार अलग था और नतीजा पूरी तरह से बदल गया। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मूल मंत्र यही है कि जैसा आकार आप डालेंगे वैसा ही आकार आपको मिलेगा। अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स आपको अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स ही देंगे। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का आकार सिर्फ एक छोटी मोटी डिटेल नहीं है। नहीं, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक बुनियादी गुण है। यही गुण तय करता है कि मॉलिक्यूल कैसा बर्ताव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और क्या काम करेगा। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी इस दुनिया को ऐसे और कौन-कौन से अनदेखे मॉलिक्यूलर आकार हैं जो पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। दवाओं से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक हर जगह आकार की ये छिपी हुई भाषा अपना काम कर रही है।